नए मिलेनियम की शुरुआत। साल 2000। लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बन चुकी थी। बांग्लादेश को टेस्ट क्रिकेट स्टेटस मिल चुका था। लोकसभा में छत्तीसगढ़ को नया स्टेट बनाने का प्रस्ताव भी पास हो चुका था। प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बन चुकी थी। इसी समय बैकग्राउंड में बिना किसी की नॉलेज के कुछ ऐसा घट रहा था जो आने वाले समय में पूरे भारत को हिला देने वाला था। इसी साल 19 अगस्त 2000 को बेंगलुरु पुलिस ने एक ट्रक पकड़ा जो नकली स्टैम्प पेपर से भरा हुआ था। ट्रक के साथ पकड़े गए 2 सस्पेक्ट्स की इंटेरोगेशन में कुछ ऐसा पता लगा जिसने सबके पैरों तले जमीन निकाल दी। यहीं से शुरुआत हुई स्टैम्प पेपर स्कैम के खुलासे की और एक नया नाम उभर कर सामने आया, अब्दुल करीम तेलगी का। अब यह जानना बहुत जरूरी है कि ये अब्दुल करीम तेलगी था कौन। चलो आपको लिए चलते हैं 60 के दशक में। ये वो दशक था जब दिलीप कुमार की फिल्म मुगल आजम के नशे में देश झूम रहा था। शम्मी कपूर और धर्मेंद्र सुनहरे पर्दे पर राज कर रहे थे। देश 1962 में चीन के साथ लड़ने वाला था। इसी समय 29 जुलाई 1961 को रेलवेज के 4th क्लास एम्प्लॉय लाड साहब तेलगी के घर एक लड़के ने जन्म लिया। उसका नाम था अब्दुल करीम लाड साहब तेलगी। वैसे तो लाड साहब तेलगी अपने तीनों बेटे अब्दुल रहीम तेलगी, अब्दुल करीम तेलगी और सबसे छोटे अब्दुल अजीम तेलगी के साथ बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के खानापुर में रेलवे स्टेशन पर नौकरी करके गुजर बसर कर रहे थे। अब्दुल करीम जब तकरीबन 7 साल का था तो उसके पिता गुजर गए। उसकी माँ शरीफा बाई 60 रुपए की पेंशन पर किसी तरह अपने बच्चों का गुजारा कर रही थी, पर गुजारा था कि चलने का नाम ले नहीं रहा था। तीनों भाई पास के जंगल में जाके चीकू, नाशपाती, चेरी तोड़ के खानापुर रेलवे स्टेशन पे बेचते थे तो थोड़ा खर्च चलता था। किसी तरीके से दिन कटते रहे। तेलगी ने 10वीं की क्लास खानापुर के सर्वोदय विद्यालय इंग्लिश मीडियम स्कूल से पूरी कर ली और 1984 में बीकॉम भी कर लिया। उसका बड़ा भाई अब्दुल रहीम बीएससी पास था, पर छोटे भाई अब्दुल अजीम स्कूल टाइम से ही पढ़ाई छोड़ चुका था। यह अब्दुल अजीम बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इस कहानी का। अजीम पढ़ाई छोड़ के गल्फ में मजदूरी करने चला गया और इसमें उसकी मदद की तेलगी ने, और बाद में उसने एक ट्रैवल एजेंसी भी खोली जो लेबर्स को गल्फ भेजने का काम करती थी। अब इस काम में अजीम हर हथकंडा अपनाता था, चाहे वो सही हो या गलत। अजीम ने ही करीम के लिए नकली स्टैम्प पेपर बांटने के लिए नेटवर्क भी तैयार किया। अब वापस आते हैं करीम तेलगी पर। ग्रेजुएशन के बाद वो सपनों की नगरी मुंबई आ गया और छोटी मोटी नौकरी करने लगा। पहली नौकरी फिलिक्स इंडिया लिमिटेड नाम की फर्नीचर कंपनी में की, पर आलस के चलते मंथली टारगेट पूरे नहीं कर पाया और उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अब तेलगी दिमाग से तो बहुत तेज था, पर मेहनत से उतना ही दूर। जब मुंबई में दाल नहीं गली तो वो गल्फ पहुंच गया, पर वहां भी अपनी आदत के चलते कुछ खास कर नहीं पाया और मुंबई वापस आ गया। पर अब तक उसने महसूस और समझ लिया था कि भारत में लोग गल्फ में नौकरी करने के लिए मरे जा रहे हैं और कुछ भी करने को तैयार हैं वहां जाने के लिए। बस उसने मुंबई की क्रेफोर्ड मार्केट में अरेबियन मेट्रो ट्रेवल्स के नाम से अपनी ट्रेवल एजेंसी खोल दी। उसने जो लोग इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं भी थे उनके फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर उन्हें गल्फ में भेजना शुरू कर दिया। मार्केट में उसका नया नाम था फिक्सर। जैसे जैसे उसका नाम बढ़ा, लोगों की लाइन बढ़ने लगी, पर कुछ लोग जिनके फेक डॉक्यूमेंट या तो पकड़े गए और बाहर नहीं जा पाए, तेलगी ने उनका पैसा वापस नहीं किया और उस पर आईपीसी के तहत मक्कारी, चीटिंग के कई केस लग गए। तेलगी पुलिस से बचकर अपने गांव भाग गया, पर मुंबई पुलिस ने उसे दिसंबर 1993 में पकड़ लिया। यह तेलगी का लॉ या कानून के साथ पहला एनकाउंटर था। यहीं से तेलगी के जीवन का नया चैप्टर शुरू होता है। जेल में तेलगी
राम रतन सोनी नाम के एक शेयर ब्रोकर से मिलता है जो खुद नकली शेयर पेपर के सिलसिले में बंद था। सोनी ने ही तेलगी को बड़ा स्कैम करने का आइडिया दिया। सोनी ने तेलगी को स्टैम्प पेपर के बारे में बताया कि कैसे स्टैम्प पेपर ऑफिस गवर्नमेंट का सबसे नेग्लेक्टेड डिपार्टमेंट है और उसमें कितनी गड़बड़ है। 30,000 करोड़ के आगे होने वाले स्टैम्प पेपर घोटाले की नींव उस रात उस छोटी सी जेल की कोठरी में रखी गई। स्कैम को समझने के लिए पहले यह जान लेते हैं कि स्टैम्प पेपर है क्या। स्टैम्प पेपर पहले से प्रिंटेड रेवेन्यू स्टैम्प लगे हुए डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के तहत वैलिडेट किया जाता है। ये स्टैम्प पेपर दो टाइप के होते हैं, पहला जुडिशियल, दूसरा नॉन जुडिशियल। जुडिशियल स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल सिविल कोर्ट में फीस के रूप में किया जाता है, वहीं नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर एग्रीमेंट जैसे रेंट एग्रीमेंट बनाने के काम आते हैं। अब तेलगी के स्कैम के दो पहलू थे, पहला नकली स्टैम्प पेपर बनाना और दूसरा स्टैम्प पेपर की कमी पैदा करना ताकि नकली स्टैम्प पेपर की मांग बढ़ सके। अब नकली स्टैम्प पेपर बनाने के लिए तेलगी ने गवर्नमेंट ऑफिशियल को घूस देके प्रिंटिंग मटेरियल हासिल कर लिया और उन्हीं गवर्नमेंट ऑफिशियल की मदद से मार्केट में आर्टिफिशियल स्टैम्प पेपर शॉर्टेज बना दी। इस स्कैम में नकली स्टैम्प पेपर, जुडिशियल कोर्ट फी स्टैम्प्स, रेवेन्यू स्टैम्प्स, फॉरेन बिल, ब्रोकर्स बिल, इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट सब था। यह स्कैम उस समय 30,000 करोड़ का था। अब वापस कहानी की शुरुआत पर आते हैं। अगस्त 2000 स्टैम्प पेपर स्कैम का खुलासा हो चुका था। नवंबर 2001 में तेलगी को पुलिस ने अजमेर से पकड़ लिया। केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक एसआईटी स्टैम्पेट बनाई गई जिसके हेड आईपीएस ऑफिसर श्री कुमार थे। एक और एसआईटी बनी जिसने 2002 में जायसवाल रिपोर्ट सबमिट की। उस रिपोर्ट में कुछ खास उभर कर नहीं आया। बाद में सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे की एक पीआईएल पर एसआईटी को मजबूर होकर 54 लोगों को अरेस्ट करना पड़ा, जिनमें कुछ बड़े और प्रोमिनेंट नाम भी थे, जैसे समाजवादी पार्टी के नेता अनिल गोटे, एमएलए कृष्ण यादव, कमिश्नर शर्मा। 2005 में आईटी डिपार्टमेंट ने तेलगी पर उस समय का सबसे बड़ा जुर्माना 120 करोड़ रुपए का लगाया। 2007 में तेलगी को 30 साल की जेल की सजा सुनाई गई। 2017 में तेलगी जेल में ही मल्टी ऑर्गन फेलियर होने के कारण मारा गया। इस सारे स्कैम ने कुछ बातें बहुत उभार कर हमारे सामने रख दी। एक तो ये कि अब्दुल करीम लाड साहब तेलगी वाकई में एक मास्टरमाइंड था, और दूसरा हमारे गवर्नमेंट सिस्टम में मौजूद लूप होल्स और करप्शन। इसी स्कैम के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और कई सारे डिपार्टमेंट्स में बहुत रिफॉर्म्स करने पड़े। अब आखिर में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करने में हेजिटेट मत कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब ना करने के स्कैम से हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन to get notification of our latest upcoming videos. Take care. Jai Hind.